नमस्कार, मैं कंचन पर्पल से एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हमारे साथ उपस्थित है 9 to 1 स्कॉलर 7 स्कूल से नेहा शर्मा जी। नेहा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत थैंक है। यू सो मच। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बच्चे हैं उनके स्कूल में किस तरह से वो स्टडी कर रहे हैं, उनकी जो पेरेंटिंग है वो किस तरीके से है, और जो पेरेंट्स हैं उनके मन में क्या क्या डाउट है और वो किस तरीके से बच्चों की स्टडी को लेकर परेशान हैं। तो आइए हम जानते हैं नेहा शर्मा जी से कि जो बच्चे हैं, हमारे जो स्कूल में बच्चे हैं, उनकी जो फोकस है जो स्टडी को लेकर, उनकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो आजकल बहुत कम होती जा रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। और आई थिंक ये सिनेरियो आज के टाइम में अगर हम स्कूल्स के ऊपर बात करें, पेरेंटिंग पे बात करें या स्टूडेंट्स पे बात करें, सभी जगह मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं स्कूल के बिहाफ पे, तो स्कूल बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है ना। पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में जो स्टूडेंट और टीचर है वो भी बहुत सारी खींचतान में, या आप कहें बात के बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रही है टीचर और बच्चा। अब कहीं ना कहीं आपने कहा बच्चों का फोकस कम हो रहा है, तो बच्चों के फोकस की अगर हम बात करें, स्कूल को क्या करना चाहिए फोकस के लिए। सी प्रैक्टिकल लर्निंग इज़ अ बेस्ट लर्निंग, जहाँ पे हम बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन दे सकते हैं। बिकॉज रोट लर्निंग एक बहुत पुराने टाइम का सिस्टम है। शायद हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, उस टाइम तक जो एजुकेशन चलती थी वो अलग थी, वो रोट लर्निंग थी। लेकिन आज का सिनेरियो बदल गया है, इसमें ना एग्जैक्टली स्किल बेस्ड लर्निंग हो गई है। अब जैसे अगर हम बात करें NEP 2020 की, तो NEP 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी है वो साफ तौर पे कहती है वोकेशनल स्किल्स के ऊपर काम होना चाहिए। अब वोकेशनल स्किल्स क्या है? अगर हम आज के टाइम में मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो इट कैन बी डन बाय प्रैक्टिकल लर्निंग। अगर हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, हम सिंपल सा एग्जांपल है किलोमीटर, मीटर, इन सब की अगर बात कर रहे हैं, तो बच्चे का बड़ा बड़ा कन्फ्यूजन होता है, मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है, इजंट इट? तो इन सब चीज़ों को, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्कूल की जिम्मेदारी बनती है बुक्स को नहीं उठाएं, वो पहले प्रैक्टिकल कराएं कि प्रैक्टिकल के थ्रू कैसे हो सकती है इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। अब फोकस की बात आती है, स्कूल का तो ये जिम्मेदारी है। ये तो सिनेरियो था स्कूल का कि स्कूल को कैसे फोकस के ऊपर काम करना है। अब दूसरा जो पार्ट आता है वो पेरेंट्स के ऊपर आता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 6 to 8 आवर्स बच्चा स्कूल में रहने के बाद जब वो घर जाता है, तो पेरेंट्स का कहना है घर आते ही बच्चा मोबाइल या टीवी देख रहा है। अब मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर आपका बच्चा चाकू से खेल रहा है जिसकी तेज धार है, तो आप क्या करेंगे एज अ पेरेंट? मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर आपकी बेटी या आपका बच्चा चाकू से खेल रहा है, आप क्या करेंगे? नेचुरल उसको डांट लगाएंगे, उसको समझाएंगे और उसके हाथ से ले लेंगे और रख देंगे, उसकी रीच से दूर रखेंगे। चाकू की चोट दिखाई देती है ना, शार्प ऑब्जेक्ट्स की चोट, लेकिन मोबाइल की चोट अभी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा घातक है। आज हम कह देते हैं बच्चा खाना नहीं खा रहा, चलो मोबाइल 2 मिनट पकड़ लेगा, कोई नहीं, घर में बैठा रहेगा, बाल नहीं बवा रहा, बेटा तू ये मोबाइल देख, मैं तेरे कॉम कर देती हूँ। सो दीज, ये तो कहीं ना कहीं हम छोटी 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 प्रैक्टिस से बच्चों का फोकस खराब कर रहे हैं। आज वो रील स्क्रॉल करता है, उसका जो स्पैन है, उसका कंसंट्रेशन स्पैन है, वो इतना कम है कि विद इन फ्यू सेकेंड्स में हम स्क्रॉल कर रहे हैं। और जब वो कुछ सेकंड्स में रील को स्क्रॉल कर रहा है, उसका लर्निंग स्किल्स, उसकी माइंड वगैरह कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं पेरेंट और स्कूल दोनों को इस पे काम करना पड़ेगा। पेरेंट आगे नहीं कह सकता कि मेरे बच्चे को आप मना कीजिए मोबाइल रोकने से, देखने से, क्योंकि वो पेरेंट की जिम्मेदारी है ना। सो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट भी इसमें अपनी भागीदारी दिखाए और इस चीज़ को बड़ा इम्पॉर्टेंट माने कि मोबाइल इज़ नॉट एट ऑल फॉर चिल्ड्रन। और जो मैम, जो बच्चे हैं उनके जो घर का माहौल है, उनका जो एटमॉस्फेयर है, या स्कूल के आसपास का एटमॉस्फेयर है, या और भी आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वो बच्चों को किस तरीके से इफेक्ट करता है? बिल्कुल,
देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात एक पूछी है कि ना जो बिहेवियर है जी। वो कैसे इफ़ेक्ट करता है। हम्म। अब एक छोटी सी बात है, मैं एक कहानी से इसको थोड़ा सा कोरिलेट करूँगी आप सभी के साथ। अफ्रीका के जंगलों में जब पेड़ को उस जगह से हटाना होता है तो क्या किया जाता है कि उसको काटा नहीं जाता। उसको खोजते हैं। वहाँ के आदि मानव, बिल्कुल ठीक, आदि मानव जो लोग होते हैं उसके आसपास खड़े होकर 1 हफ्ते तक उसको कोसते हैं, उसको गाली देते हैं, उसको बहुत कुछ देते हैं और वो पेड़ धीरे धीरे 1 हफ्ते बाद ही सूख कर गिर जाता है। ये प्रोसेस लगभग 10 दिन का होता है। जब हम पेड़ को गलत बात बोल बोल कर डीमोटिवेट करके गिरा सकते हैं तो आपका बच्चा तो सुन रहा है, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, वो बहुत कुछ ग्रास्प कर रहा है। तो आप ये मान के चलिए, अगर आपका बच्चा घर में आपके सामने बैठा है और आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने स्पाउस के साथ या बड़ों के साथ या किसी के साथ भी, स्कूल की टीचर ने ऐसा नहीं किया, स्कूल ने ऐसा नहीं किया, मैं तो जाकर बात करूंगी, इनकी मतलब कोई भी तरह का आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बच्चे के माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है स्कूल के प्रति। फिर आपका बच्चा स्कूल जाने से कतराएगा, इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, कहीं ना कहीं उसका रिबेलियस नेचर बाहर आएगा। तो कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है बच्चे के सामने पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखना, है ना। और यही मैं सिर्फ पेरेंटिंग के ऊपर ही बात नहीं, मैं स्कूल की भी जिम्मेदारी कह रही हूँ कि आपके स्कूल में एक बहुत अच्छा माहौल होना चाहिए। लर्निंग जो है वो फन बेस्ड होनी चाहिए। आप अगर डॉग की साउंड अब बार बार कह रहे हो, डॉग सेज भाओ भाओ, कैट सेज म्याओ म्याओ, तो आई डोंट थिंक ये तो रट्टाफिकेशन हो गया। लेकिन आपने प्रैक्टिकल पे क्या किया, उसका एटमॉस्फेयर चेंज किया। तो कहीं ना कहीं आपके एटमॉस्फेयर के चेंज होने के बच्चा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहेगा। तो बच्चे का एटमॉस्फेयर बहुत डिपेंड करता है उसके बिहेवियर के लिए। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो है ही है स्कूल के साथ साथ इस चीज़ में। और एक मैम, जो आजकल पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों के स्टडी को लेकर, हर चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करने लग गए हैं। यानी कि अगर बच्चा थोड़े से भी कंप्लेन करता है तो वो स्कूल में 1 मिनट में फ़ोन कर देते हैं। बिल्कुल। तो जो ओवर थिंकिंग है वो कहाँ तक सही है? देखिए, किसी भी चीज़ की ओवर थिंकिंग तो वैसे ही अच्छी नहीं है ना। किसी भी चीज़ की ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं है। लेकिन अगर एज देखो, मैं जो पेरेंट आइडल होता है, सबसे पहला आइडल होता है अपने बच्चे के लिए। और पेरेंट में भी मैं कहूँगी मदर फर्स्ट आइडल है अपने बच्चे के लिए। आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो अपने बच्चे के सामने प्रॉब्लम होने पर, वो बहुत इफेक्ट डालता है बच्चे के ऊपर कि वो प्रॉब्लम जब उसके ऊपर आएगी वो कैसा रिएक्ट करेगा, है ना। तो अगर आप कोई प्रॉब्लम आई, आपने बड़ा रिबेलियस, बहुत गुस्से में, एंगर में आपने कोई रिएक्शन दिया, फॉर एग्जांपल बच्चे से कोई चीज़ गिर गई, घर में ग्लास गिर गया, टूट गया, या स्टील का ग्लास है गिर गया, पानी गिर गया, आप पता ये क्या किया, आपको पता नहीं है इसको ऐसे करना था, ऐसे करना था। एक आपने बड़ा एंगर के साथ उसका रिएक्शन दिया। एक दिया, ओहो चलो कोई बात नहीं, इसको क्लीन करते हैं मिलकर, इसको साथ मिलके साफ करते हैं। तो देखो, दोनों सीन में चेंज क्या था, आपका बिहेवियर। अगर आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप उसको रिएक्ट बहुत बुरी तरीके से कर रहे हो, तो बच्चा वही सीखेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल 3 साल तक बच्चा अपने पेरेंट के पास है, 3 साल की एज में वो स्कूल आ रहा है, कहीं ना कहीं फिर टीचर उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो टीचर का बिहेवियर भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट और स्कूल को साथ मिलके चलना पड़ता है। आप एज अ पेरेंट आप नहीं कह सकते स्कूल की जिम्मेदारी है, और एज अ स्कूल आप नहीं कह सकते पेरेंट की जिम्मेदारी है। सो ये ना, हम एक तरह से स्विंग है जिसके एक बच्चे का एक कॉर्नर पेरेंट के पास है, एक कॉर्नर स्कूल के पास है। तो वी हैव टू गो वेरी पैरेलल, है ना। देखो, जब भी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पेरेंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उनको स्कूल के पास जाकर बड़े अच्छे ढंग से डिस्कशन करना चाहिए। आजकल हर स्कूल में काउंसलर होते हैं, हर स्कूल के पास काउंसलर है। काउंसलर का काम ही है कि किसी भी क्लास में बच्चे का चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है या बच्चा रो रहा है, तो वो उसको 1 वीक 2 वीक तक काउंसिल करता है, काउंसलिंग देता है ना। कहीं कोई, अब जैसे सिंपल सी बात है, बच्चा होमवर्क नहीं करके आ रहा,
कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा एज अ काउंसलर, क्यों नहीं करके आ रहा है, कोई तो प्रॉब्लम होगी, या तो उसको आता नहीं है तो वो घर से नहीं कर पा रहा, या उसको कोई घर पे हेल्प नहीं मिल रही है। अगर घर पे हेल्प नहीं मिल रही तो स्कूल क्या हेल्प कर रहा है उसके लिए, है ना, उसको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कन्वर्जेशन के थ्रू, इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट, आप कन्वर्जेशन के थ्रू अपने बच्चे को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। और जो मैम जो वीक स्टूडेंट्स हैं, आप उनको जो मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं? देखो, एक हाथ है, एक हाथ की हर उंगली का अलग साइज है। जब ये सारी बराबर नहीं है तो क्लास में बैठे हर बच्चा सेम कैसे हो सकता है? सबका आईक्यू अलग है। सबका आईक्यू अलग है। अब एक क्लास है जिसमें लायन है, जिसमें फिश है, जिसमें मंकी है ना। सो मैं लायन को नहीं कह सकती कि आपको स्विम करना ही करना है, मैं फिश को नहीं कह सकती आपको पेड़ पे चढ़ना ही चढ़ना है। सो हर किसी को, इसीलिए कहा जाता है, NEP 2020 ने कहा है 20:2 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। अब इस रेशियो को मेंटेन करने का कारण ही ये है कि एक टीचर 22 से 25 बच्चों को संभाल सके, है ना, उसको 1:1 का रेशियो दे सके। अगर एक बच्चे को नहीं आ रहा, स्लो है, तो उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। एक बच्चा थोड़ा सा फास्ट है तो आई थिंक उसको थोड़ा सा समझाने में आ जाएगी, फिर उसको आप दूसरी टीचर को हैंड ओवर कर सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वीक कोई बच्चा नहीं होता, सिर्फ स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर्स होते हैं। सो आई थिंक वीक का तो वीक, बुद्धू, बेवकूफ़, ये तो कोई डिक्शनरी में नाम ही नहीं है, होने भी नहीं चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, एज अ टीचर भी नहीं होने चाहिए। सिर्फ एक नाम होना चाहिए, स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, ग्रुप्स यही दो होने चाहिए। और टीचर अपने आप उन बच्चों को, टीचर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में, एज अ स्टूडेंट के लाइफ में पेरेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपकी अगर हिस्ट्री खराब है तो आप फ्यूचर को कभी भी सही नहीं कर सकते। सो बहुत ज़रूरी है एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ टीचर, एज अ स्कूल अपने अपने रोल्स को निभाना। नेहा मैम, आपने इतनी इम्पोर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन दी, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई पेरेंटिंग के बारे में, बच्चों के बारे में। तो एंड में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि आप जो पेरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने थ्रू? ये मैसेज सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं होगा। जैसे हम स्कूल चला रहे हैं, या एज अ टीचर जो भी एक बच्चे की लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है, एज अ टीचर, एज अ केयर टेकर, एज अ मैनेजमेंट, एज अ पेरेंट, सभी के लिए मैसेज है कि बच्चा एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। हम कई बार कह देते हैं बच्चा ही तो है, पर वो सिर्फ बच्चा नहीं है, वो अभी जो भर रहा है अपने अंदर, वो एक एज पे आकर आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसके अंदर डाल क्या रहे हैं जो हमारे पास वापस लौट के आएगा। अगर आज आप अपने बच्चे को टाइम दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और उसकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और 3 बातों में से 2 बात को करना है, एक को नहीं करना तो नहीं करना, इस डिसिप्लिन को सिखा रहे हैं, तो कल को जब वो एक एज पर आएगा ना, 15-16 के एज पर, वो आपको वैसा ही रेसिप्रोकेट करेगा, वो आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देगा, बिकॉज ये मिरर है जो आपको देखकर आज बड़ा हो रहा है, और फिर वो आपको वैसे ही रिटर्न करेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आज आप उसको प्यार, टाइम, डिसिप्लिन ज़रूर दें, क्योंकि पौधे को ज़्यादा पानी देना भी खराब होता है और कम पानी देना भी खराब होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम आपस में मिलके स्कूल और पेरेंट बैलेंस बना के रखें। थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू सो मच, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच।